Namaskar, this is Priyadarshan and you are welcome in the State Council of Educational Research and Training, Bihar, Patna. So, dear students, in the previous class, we studied the rule of the road. We shall complete the remaining part of that lesson in this class. In the previous lesson, in fact, we are talking about the author while he is going to get a train, and he has taken a train. In the train, the author tries his best to read a blue book. पिछली कक्षा में प्यारे बच्चों हमने ये पढ़ा था कि ऑथर जो लेखक हैं उनको एक ट्रेन लेनी है। उन्होंने ट्रेन ले भी लिया है और ट्रेन में बैठकर वो एक ब्लू बुक पढ़ने की पूरी कोशिश करते हैं। ब्लू बुक मैंने आपको बताया था कि गवर्नमेंट रिपोर्ट्स की बुक होती है या ऑफिशियल रिपोर्ट्स की ये बुक होती है। तो ऑथर उस हिस्से में हमें ये बताते हैं कि व्हाट इज़ रीडिंग फॉर प्लेजर एंड व्हाट इज़ रीडिंग फॉर प्रोफेशन। तो लेखक हमें उसमें इस बात को पूरी तरह से साफ करते हैं कि रीडिंग फॉर प्लेजर कांट डिस्टर्ब यू। अगर आपके आसपास कुछ शोर शराबा भी है तो फिर भी आप उसे पढ़ लेंगे, लेकिन जब कोई प्रोफेशन के लिए कह रहे हैं, लेखक उसमें ये बता रहे हैं कि वो चाहते हैं उस बुक को पढ़ने के बाद वो ईमानदारी से, कठिन मेहनत से कुछ पैसे कमाने के तरकीब ढूंढ लें। तो ईमानदारी और मेहनत से कैसे कमाया जा सकता है, इस चीज़ को वो उस किताब पढ़ने के बाद हासिल करना चाहते हैं। बट देयर आर सम डिस्टर्बेंसेस एंड वी हैव रेड अप टू दैट। लेट अस सी द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी। बट व्हेन यू आर रीडिंग अ थिंग एज अ टास्क यू नीड रीजनेबल क्वाइट। लेखक वही कह रहे हैं कि अगर टास्क के रूप में जब आप कुछ पढ़ रहे हैं तो आसपास शांति होनी चाहिए। एंड दैट इज़ व्हाट आई डिडंट गेट, और वो उन्हें मिला नहीं। For at the next station came a couple of men. अगले स्टेशन कुछ लोग आ जाते हैं। One of whom talked to his friend for the rest of the journey in a loud and pompous voice. Pompous का मतलब दिखावे के लिए, जो हकीकत से परे है। तो उनमें से एक व्यक्ति बहुत ज़ोर ज़ोर से अपने दोस्त से बात कर रहे हैं, कुछ दिखा रहे हैं, कुछ शो करना चाह रहे हैं। As I wrestled with clauses and sections, लेखक ये कहते हैं कि जब वो उसको पढ़ रहे हैं तो उसमें क्लॉजेज है, सेक्शंस है, उस पर वो काफ़ी मशक्क़त कर रहे हैं, वो संघर्ष कर रहे हैं। His voice rose like a gale, लेकिन जब ही वो ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करते हैं उनकी आवाज़ आंधी तूफ़ान की तरह आती है। गेल का मतलब आंधी तूफ़ान होता है। एंड his family history, अपने परिवार के इतिहास के बारे में, द डीड्स ऑफ हिज सन्स इन वार, युद्ध में अपने संतान के बारे में, एंड हिज क्रिटिसिजम्स ऑफ द जनरल्स, और जो जनरल्स होते हैं उनकी शिकायत, एंड द पॉलिटिशियंस सबमर्ज्ड माय पुअर अटेम्प्ट्स टू हैंग ऑन माय जॉब। ये तरह तरह की बातें, शोर शराबे, ज़ोर ज़ोर से बोलना लेखक को ध्यान केंद्रित करने ही नहीं देता है। आई शट अप द ब्लू बुक, लेखक नाराज हो जाते हैं। He gets irritated, and anyone can get irritated, children, isn't it? Imagine if you are doing some serious work, you are reading, you are solving a serious sum, a difficult sum, and then someone intervenes all of a sudden, or frequent interruption is there, बार बार कोई बाधाएं आती है, रुकावटें आती है, तो आप स्वाभाविक है परेशान होंगे। The author is also in the same state of mind. लेखक की भी मन स्थिति कुछ ऐसी ही हो गई है। आई शट अप द ब्लू बुक, मैंने ब्लू बुक को बंद किया। लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, खिड़की से बाहर देखा। एंड लिसनड वेरीली वाइल द वॉइस थंडर्ड ऑन विथ थीम्स लाइक दिस, और किसी तरह से वो आवाज़ मेरी कानों में आ रहा था, मैं सुन रहा था। नाउ व्हाट द फ्रेंच ऑट टू हैव डन। अब इस सेंटेंस को देखें आप, सेंटेंस है नाउ व्हाट द फ्रेंच ought to have done, ought to have done, no?
अब फ्रेंच को क्या करना चाहिए था। तो यहाँ बच्चों इट्स इम्पॉर्टेंट टू लर्न, यह ज़रूरी है समझना सीखना कि जो ought to है, तो ought to और should जिसे आप पढ़ते हैं नहीं, तो should और ought to दोनों मॉडल्स हैं और मॉडल वर्ब्स हैं, और ought to का मतलब वही है जो should का है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस है। should का मतलब चाहिए होता है और ought to का मतलब चाहिए ही होता है। सो देयर इज एम्फेसिस नो, यहाँ थोड़ा जोर है। तो उसी को नाउ व्हाट द फ्रेंच ought to have done, और फ्रेंच को क्या करना चाहिए था। द मिस्टेक्स द जर्मन्स मेड, जो गलतियाँ जर्मन्स ने की। इफ़ ओनली एस्क्विथ, एस्क्विथ हियर it refers to Oxford, Mr. Oxford. He was a great person, a great statesman of England. So it refers to that person, Mr. Oxford. यह मिस्टर ऑक्सफोर्ड के लिए इसका प्रयोग हुआ है एस्क्विथ का, जो एक बहुत ही बड़े स्टेट्समैन थे, एक विद्वान आदमी थे। If only Asquith had, you know, the sort of stuff. I had it all before. Oh, so often. पहले भी इन चीज़ों को लेखक झेल चुका है। It was like a barrel organ. Barrel organ यह एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, यह एक वाद्य यंत्र है। So it was like a barrel organ grinding out some uninteresting song of long ago. यह एक उस वाद्य यंत्र की तरह था जिसका नाम उन्होंने लेखक ने दिया है बैरल ऑर्गन, और जोर जोर की अनइंटरेस्टिंग सॉन्ग बहुत पुराने ज़माने की गाए जा रहा है, बजाए जा रहा है। सो द ऑथर इज वेरी मच वेक्स्ड, लेखक बहुत परेशान हो चुका है। ही इज रियली, ही हैज़ गॉट इरिटेटेड, वो तंग आ चुके हैं। एंड तंग आने की वजह यह है कि देयर आर सम पीपल in the same carriage of the train, in the same compartment of the train. Lekhak wants to concentrate on his blue book, but the other people, they are talking loud, talking pompously, talking a number of stupid things. So by this way the author is not able to concentrate on his reading. तो इस तरह से लेखक पढ़ाई पर ध्यान केंद्रित नहीं कर पा रहा है, वो तंग आ चुका है। Here children, the important thing to understand is, because the whole relation is based on liberty, यह पूरा पाठ आज़ादी पर केंद्रित है। सारी की सारी बातें आज़ादी के इर्द गिर्द घूमती है, लिबर्टी के इर्द गिर्द घूमती है, फ्रीडम के इर्द गिर्द घूमती है। तो यहाँ लेखक हमें इस बात को दिखाना चाहते हैं, समझाना चाहते हैं कि आपकी आज़ादी, आप आज़ाद हैं, आप बात करें, आप आज़ाद हैं, आप पढ़ें, लेकिन इस तरह से बात करें ताकि दूसरे को परेशानी नहीं हो। सो यू हैव टू बी केयरफुल ऑफ योर सराउंडिंग्स। नो, उन्होंने इससे पहले भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह की, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का एग्जाम्पल दिया था कि आप पहाड़ की चोटी पर जाएं, वहाँ बजाएं, वहाँ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, लेकिन आप गलियों में बजाएंगे तो लोग डिस्टर्ब होंगे और लोग आपको कहेंगे कि आप मेरी परेशानी का सबब बन चुके हैं। सो दिस इज़ व्हाट द ऑथर वांट्स टू सजेस्ट अस, दैट डू योर ड्यूटी बट बी केयरफुल ऑफ योर सराउंडिंग। यू मस्ट बी रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सराउंडिंग ऑल्सो, टेक केयर ऑफ योर नेबर। दिस इज़ व्हाट ही वांट्स टू टेल अस। तो आपको अपने पड़ोसियों का भी ख्याल रखना है, इस बात को समझना है। यही बात लेखक हमें इस पार्ट में समझाना चाहते हैं। लेट अस सी द नेक्स्ट वन। If I had asked him to be good enough to talk in a lower tone, I dare to say he would have thought I was a very rude person. लेखक कह रहे हैं कि अगर मैं उस व्यक्ति को ये बोलता कि आप आहिस्ते बात करें, आप धीरे बात करें, तो वो ये समझते कि मैं एक असभ्य आदमी हूँ, मैं एक दुष्ट आदमी हूँ। रूड का मतलब अनसिविलाइज्ड होता है। So it didn't occur to him that anybody could have anything better to do than to listen to him. And I have no doubt he left the carriage convinced that everybody in it had. ये बात बिल्कुल सच है कि उनकी बात को सुनने में किसी की दिलचस्पी नहीं थी, लेकिन वो व्यक्ति सोच रहे थे
तो वो व्यक्ति यह सोच रहा था कि हर कोई उसकी बात को गौर से सुन रहा है। थैंक्स टू हिम हैड अ वेरी इल्यूमिनेटिंग जर्नी। लेखक उनको धन्यवाद देता है और कहता है लेखक कि यह जर्नी बड़ा ही इल्यूमिनेटिंग था, ज्ञानवर्धक था। अ रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट। सामाजिक व्यवहार का क्या तकाजा है, सामाजिक व्यवहार की क्या कसौटी है? तो ये कसौटी बच्चों ये है कि आप दूसरों का ख्याल रखें, दूसरों के भी अधिकार हैं, उनके अधिकार की आप इज्जत करें। और लेखक कहते हैं कि यही सामाजिक व्यवहार की कसौटी है। अ रीजनेबल कंसिडरेशन फॉर द राइट्स और फीलिंग्स ऑफ अदर्स इज द फाउंडेशन ऑफ सोशल कंडक्ट। सो दिस इज व्हाट द ऑथर हैज टू से in this part of the story. Let us see the next one. I believe that the rights of small people and quiet people are as important to preserve as the rights of small nationalities. Here see how beautifully the author has put these comparisons. The author says, देखें लेखक की जो तुलना करने की शैली है वह कितना श्रेष्ठ है। I believe that the rights of small people and quiet people are as important to preserve as the rights of small nationalities. जो छोटे लोग हैं, जो शांत स्वभाव के लोग हैं, नहीं, उनके राइट्स भी उतने ही महत्वपूर्ण हैं, या उनके राइट्स की सुरक्षा करना भी उतना ही ज़रूरी है जितना स्मॉल नेशनलिटीज़ के, छोटे छोटे राष्ट्रों के राइट्स की सुरक्षा करना। हियर चिल्ड्रन, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द कंपैरिजन। यह तुलना समझना अनिवार्य हो जाता है। जिस तरह से अपने समाज में मान लीजिए कोई मजलूम है, कोई कमज़ोर है, कोई निरीह है, नहीं, तो अक्सर लोग उसको कुचलने की कोशिश करते हैं, या अक्सर लोग उसके अधिकारों का हनन करने की कोशिश करते हैं, उसके अधिकारों को चोट पहुंचाते हैं। ठीक उसी तरह से दुनिया में ये देखा गया है कि छोटे देश होते हैं और जो बड़े मुल्क होते हैं वह छोटे मुल्कों के साथ ज़्यादतियाँ करते हैं, छोटे मुल्कों के अधिकारों का हनन करते हैं। Therefore, the author is making it amply clear, इसलिए ऑथर इस बात को पूरी तरह से स्पष्ट करते हैं that the right of one small person, one weak person is as much important as much the rights of small nationalities. एक कमज़ोर व्यक्ति का अधिकार वह भी उतना ही महत्वपूर्ण है जितना एक कमज़ोर राष्ट्र का अधिकार होता है। तो there is the comparison is very much apt. When I hear the aggressive bullying horn, which some motorists deliberately use, ये बात आप लोग देखते भी होंगे और कुछ आप में से करते भी होंगे। लेखक कह रहे हैं कि when I hear the aggressive bullying horn which some motorists deliberately use, कभी कभार कुछ युवक, कुछ लोग जो अपनी गाड़ी चलाते हैं तो बेवजह बहुत ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं। I confess that I feel something boiling up in me. और लेखक कह रहे हैं कि इनको ऐसा लगता है कुछ उनके अंदर उबल रहा हो, which is very like what I felt when Germany came trampling like a bully over Belgium. और इस चीज़ की तुलना फिर देखें, तुलना को देखें, इस चीज़ की तुलना लेखक जर्मनी जब बेल्जियम पर अटैक करता है, आप याद करें, इतिहास आप ज़रूर पढ़े होंगे, तो जर्मनी बेल्जियम पर कब अटैक करता है? When Germany attacks Belgium, children. This is my question to you. यह मेरा सवाल है आपसे कि जर्मनी बेल्जियम पर कब अटैक करता है? Remember, it was the time period of the First World War, 1914 to 18. तो उस ज़माने की बात, प्रथम विश्व युद्ध में जब जर्मनी बेल्जियम पर अटैक करता है। बेल्जियम इज ए स्मॉल कंट्री इवन टुडे ऑल्सो, आज की तारीख में भी वो एक छोटा सा देश है। सो
Again here, see the comparison, see the seriousness of the comparison. No, how seriously the author is talking about all these things, about the significance of individuals' freedom, about the significance of a person, so whether that person is strong or weak, whether that nation is big or small, freedom is dear to each and everyone. आज़ादी हर किसी को प्यारी होती है, चाहे इंसान हो, जीव जंतु हो, पशु पक्षी हो, आज़ादी भला किसे नहीं अच्छी लगती हो. So this is what the author wants to say us. Let us see the next one. By what right, my dear sir, do you go along out highway uttering that hideous curse on all who impede your path? Cannot you announce your coming like a gentleman? यहाँ लेखक सवाल करते हैं, वो कहते हैं कि by what right, आखिर आपको ये अधिकार किसने दिया? ये आपका कैसा अधिकार है कि इस तरह से आप औरों को डिस्टर्ब करते हैं, हाईवे पर गाड़ी चलाते हैं, इतनी ज़ोर से हॉर्न बजाते हैं. Cannot you announce your coming like a gentleman? क्या एक सज्जन पुरुष की तरह आप अपने आने की घोषणा नहीं कर सकते हैं? Cannot you take your turn? क्या आप अपनी बारी का इंतज़ार नहीं कर सकते हैं? And there is a more harmless person who has bought a very blatant gramophone and on Sunday afternoon sets the things going, opens the windows and fills the street with keep the home fires burning or some similar banalities. और एक सज्जन और है जो अपनी ग्रामोफोन को चालू किए रहते हैं. संडे की दोपहर की बात है, रविवार के दोपहर की बात है, और ज़ोर ज़ोर से कीप द होम फायर्स बर्निंग. यह एक सॉन्ग है, यह एक इंग्लिश सॉन्ग है और वह सॉन्ग बहुत ज़ोर ज़ोर से बजाते हैं. या और सम सिमिलर बैनिटीज़, या कुछ और चीज़ें जो अनइंटरेस्टिंग है और लोगों के लिए डिस्टर्बिंग है. सो by various kinds of comparisons, dear students, the author again and again tirelessly he is trying to make us understand that freedom, no, everyone loves freedom. Freedom is dear to each and every person, whether the person is small, whether the person is strong, whether the person is big one, whether it is a country, big or small. So irrespective of height, irrespective of weight, irrespective of strength, irrespective of greatness, irrespective of creatures, liberty is loved by all. आज़ादी हर किसी को प्यारी होती है. Let us see the next one. What are the right limits of social behavior in a matter of this sort? अब लेखक सवाल करते हैं और ये सवाल ये है कि what are the right limits of social behavior? सामाजिक व्यवहार का क्या तकाजा होना चाहिए? Let us take the trombone as an illustration again. Illustration बच्चों उदाहरण को कहते हैं, नमूने को कहते हैं, एग्जाम्पल को कहते हैं, इंस्टेंसेज को कहते हैं. So let us take the trombone as an illustration again. उदाहरण के तौर पर आप ट्रम्बोन को लेते हैं जो एक वाद्य यंत्र है. पहले भी इसकी चर्चा हो चुकी है. Hazlitt said, Hazlitt was again a great author of England. Hazlitt said that a man who wanted to learn that fearsome instrument was entitled to learn it in his house, even though he was a nuisance to his neighbors, but it was his business to make the nuisance as slight as possible. कोई बहुत शोर शराबा करने वाला वाद्य यंत्र अगर कोई आदमी उसको सीखना चाहता है, उसको बजाना चाहता है, अपने घर में बजाता है, तो उसे यह ख्याल रखना चाहिए कि कम से कम न्यूसेंस, कम से कम डिस्टर्बेंस, कम से कम परेशानी और लोगों को उससे हो. इस बात का हमेशा ख्याल रखना चाहिए. सो बी टेक केयर ऑफ अदर्स, नो, बी केयरफुल टुवर्ड्स योर नेबर्स. So you must be able to take care of your neighbors. Yeah. But it was his business to make the nuisance as slight as possible. He must practice in the ethic
एंड शट द विंडोज। एटिक में प्रैक्टिस करना चाहिए उस वाद्य यंत्र पर, और खिड़कियों को बंद कर देना चाहिए ताकि बाहर में या बाहर के लोग उससे डिस्टर्ब ना हो, बाहर के लोग उससे परेशान ना हो। सो अगेन एंड अगेन इन फैक्ट द ऑथर is emphasizing on this very fact that in a society where we are living, so as Aristotle said in the very beginning that man is a social animal, we live in a society, no? So there is the concept of mutual coexistence. The life and activity of each and every individual is interconnected. In fact, as the modern science says, there is an ecosystem and we all are the part of this ecosystem, from the tiniest ant to the giant animals like elephant. We all are the very part of this ecosystem and somehow or the other we are deeply connected, no? इस ecosystem में हम सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। So therefore, in a democratic society, in a modern society, in an educated society, no, we must be caring towards the other. We must pay attention to the needs of other people. No? We must remain sensitive to the people who is next to me. So this is what the author is trying to make us understand. इसी बात को अनेक उदाहरणों के द्वारा, एग्जाम्पल्स के द्वारा, इंस्टेंसेस के द्वारा, इलिस्ट्रेशंस के द्वारा लेखक हमें समझाने की कोशिश करते हैं। See the next one. He had no right to sit in his front room, open the window and blow his noise into his neighbors. उस व्यक्ति को कतई यह अधिकार नहीं है कि अपने फ्रंट रूम में बैठे, घर के आगे के कमरे में बैठे, खिड़की खोल दे और ध्वनि प्रदूषण करे, इतनी शोर मचाए कि लोग वहाँ परेशान हो जाएं। Blow his noise into his neighbor's ears with the maximum of violence. और यह भी तो एक हिंसा ही है कि आप ध्वनि हिंसा इसे आप कहें कि इतनी आवाज़ कर रहे हैं, इससे दूसरे लोग परेशान हो रहे हैं। एंड सो विद द ग्रामोफोन, और ठीक उसी तरह ग्रामोफोन के साथ भी यही बात है। इफ़ यू लाइक द ग्रामोफोन यू आर एंटाइटल्ड टू हैव इट। अगर आपको ग्रामोफोन पसंद है आप उसे ज़रूर रखिए, बट यू आर इंटरफेयरिंग विद द लिबर्टीज ऑफ योर नेबर्स इफ़ यू डोंट डू व्हाट यू कैन टू लिमिट द नॉइज टू योर ओन हाउस होल्ड। लेकिन आपके ग्रामोफोन का रखना, इसका संबंध आपके पड़ोसी से तो नहीं है, आपने पड़ोसी की इजाज़त से तो नहीं रखा है, तो भला आपको ये अधिकार कौन देता है कि इतनी ज़ोर से उसे बजाएं कि आपका पड़ोसी हैरान हो जाए, परेशान हो जाए, तंग आ जाए, आपसे दुखी हो जाए। यह अधिकार तो आपको नहीं है। योर नेबर्स मे नॉट लाइक कीप द होम फायर्स बर्निंग। अगेन होम फायर्स बर्निंग फिर से आता है। यह एक इंग्लिश सॉन्ग है और आपको भले वो बहुत ज़्यादा पसंद हो सकता है। ये आप अक्सर देखते होंगे चिल्ड्रन, कई बार या आपके साथ भी होता होगा कि कभी कभार जो गीत आपको बहुत ज़्यादा पसंद है उसे आप फुल वॉइस में सुनते हैं। आप ये नहीं समझते हैं कि सामने वाला जो इंसान है, आपके इर्द गिर्द जो लोग हैं, उनको हो सकता है कि वो गीत पसंद नहीं हो या उस समय उनका मूड नहीं हो कुछ उस ढंग के गीत को सुनने का। तो आपको इस तरह से अपने पड़ोसियों का ख्याल रखना चाहिए, अपने इर्द गिर्द का ख्याल रखना चाहिए। बी सेंसिटिव टू योर सराउंडिंग्स। दिस इज द मूड पॉइंट व्हाट द ऑथर इज रीएम्फसाइजिंग अगेन एंड अगेन। बार बार लेखक अनेक तरहों से इसी बात पर जोर दे रहे हैं। बी सेंसिटिव, संवेदनशील बने अपने पड़ोसियों के प्रति, अपने आसपास के लोगों के प्रति। नेक्स्ट वन। They may prefer to have their Sunday afternoon undisturbed, and it is as great as impertinence for you willfully to trespass. Trespass करने का मतलब आप किसी दूसरे के दायरे में
प्रवेश कर रहे हैं, जिसे आप अनाधिकार प्रवेश कहते हैं. No? So you willfully to trespass on their peace, and it would be to go unasked into their gardens and trample their flower beds. ये ठीक उसी तरह से कि आप किसी की गार्डन में बगैर परमिशन के एंट्री करते हैं, अनाधिकार प्रवेश करते हैं किसी के बागीचे में और उसके फूल को मशल डालते हैं. भला यह कौन सी आज़ादी है, यह कौन सी इंसानियत है? I suppose the fact is that we can be neither complete anarchists nor complete socialists. फिर लेखक सिद्धांत की बात करते हैं. I suppose the fact is that, लेखक कहते हैं सच्चाई यह, हकीकत यह, we can be neither complete anarchists, पूरी तरह से आप अराजक भी नहीं हो सकते हैं, नहीं पूरी तरह से आप साम्यवादी हो सकते हैं, सोशलिस्ट हो सकते हैं. तो आप आखिर हो क्या सकते हैं? ज़रा सोचें इस पर बच्चों कि व्हाट यू कैन बी इफ़ यू आर नीदर कम्प्लीटली एन एनार्किस्ट नॉर कम्प्लीटली अ सोशलिस्ट, देन व्हाट कैन यू बी? तो आप हो क्या सकते हैं? इन दिस कॉम्प्लेक्स वर्ल्ड, लेखक कहते हैं संसार की व्यवस्था जटिल है. Rather, we must be a judicious mixture of both. हमें थोड़ा थोड़ा दोनों में से लेना चाहिए, दोनों का एक सम्मिश्रण बन जाना चाहिए, दोनों का एक मिक्सचर बन जाना चाहिए, थोड़ा एनार्किस्ट भी और थोड़ा सोशलिस्ट भी. So, little anarchist, little socialist is equal to a perfect person. This is what the author wants to say. We have both liberties to preserve our individual liberty. हम सब को ये आज़ादी है कि हम अपनी आज़ादी को संरक्षित रखें, हम अपनी आज़ादी को सुरक्षित रखें, एंड आवर सोशल लिबर्टी, और सामाजिक आज़ादी को भी. सो अगेन, योर लिबर्टी is not absolute in itself. Your liberty is well connected with the social liberty because you live in a society. आप समाज में रहते हैं, आपकी आज़ादी समाज की आज़ादी से अभिन्न रूप से जुड़ी हुई है. So therefore I would like to say while concluding this part that the author is trying to make us understand that our liberty is deeply connected with the liberty of the society. लेखक बार बार तरह तरह के उदाहरण से, नमूनों से हमें इस बात को, दृष्टांतों से हमें इस बात को समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी आज़ादी समाज की आज़ादी से जुड़ी हुई है. हमारी आज़ादी या हमारी आज़ादी अपने आप में एब्सोल्यूट नहीं है, क्योंकि हम समाज में रहते हैं, हम सामाजिक प्राणी हैं. सो दिस इज़ व्हाट वी हैड टू डू इन दिस पार्ट ऑफ दिस स्टोरी. We shall meet again in the next class. Till then, goodbye. Namaskar.